नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 31 मार्च 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे का क्विज़ था हुज ऑनर्ड विद केरलाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो किन्हें केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया था? तो आंसर था MT वासुदेवन नायर को। और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो पहला क्वेश्चन है NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया implements interchange fee of up to 1.1% on which type of UPI payment above ₹2000। तो 2000 रुपये से ज़्यादा अगर आप UPI पेमेंट करते हैं तो आपको 1.1% पैसा 1% जो भी उसका अमाउंट होगा वो पे करना पड़ेगा एज अ चार्ज ऑफ UPI पेमेंट। तो आंसर है किस टाइप की पेमेंट में आपको इस तरीके का भुगतान करना होगा? तो आंसर होगा आपको प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट में आपको पेमेंट करना होगा। मतलब क्या होगा, इस सभी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है कि अब जो भी हमारा पेमेंट होगा, जो कौन सा प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट वाला पेमेंट, उसमें आपको 1.1% पेमेंट देना होगा। और ये पेमेंट करने वाले 99.9% ऐसा पेमेंट नहीं करते हैं, मतलब लगभग 0.1% लोगों को ही ये पेमेंट करना होगा। तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादा लोगों पर भार नहीं पड़ेगा, लेकिन अब शुरुआत हो गई है। धीरे धीरे 99.9% जो लोग UPI करते हैं उन तक भी इसकी पहुंच होगी, मतलब पेमेंट उनको भी फ्री में नहीं देना होगा। आगे चल के मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर UPI बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट अगर आप मनी ट्रांसफर करते हैं तो इससे आप फ्री हैं, कोई आपको चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप पेमेंट करते हैं किसको, अपने वॉलेट से डायरेक्टली किसी मर्चेंट को, तो आपको पेमेंट देना होगा। याद रखिएगा, यहां पर बात की जाए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की, तो क्या है ये? एक प्रकार का थिंग है। क्या थिंग है? इसमें ना कंपनी मोबाइल की जो वॉलेट, कंपनी का मोबाइल वॉलेट है, अगर आप उसमें UPI का यूज़ करते हैं और अगर आप पेमेंट करते हैं किसी भी मर्चेंट को, तो आपको वहाँ पर 2000 से ऊपर में पैसा दे, आपको 1.1% जो चार्जेस है वो देने पड़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आप अकाउंट टू अकाउंट करते हैं तो फिर आपको छूट मिल जाएगी, आपको पेमेंट नहीं, आपको जो चार्जेस है वो नहीं लगेगा। ध्यान रखिएगा, यही सिर्फ यहाँ पर 0.1% लोगों से ही पैसा वसूला जाएगा अभी रिसेंटली में। तो जो भी नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, लिंकिंग पैन एंड आधार को बढ़ा दिया गया है 30 जून 2030 तक। इंडिया की हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर US को मैच कर जाएगी 2024 तक। अमित शाह जी के द्वारा वैदिक हेरिटेज पोर्टल को नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कॉल बिफोर यू डिग ऐप को लॉन्च किया गया। भारत की सरकार के द्वारा डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म फार्मर्स के इंश्योरेंस की क्लेम के लिए लॉन्च किया गया। भारत ने ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप डेवलप करने की कोशिश की है और इसको 2030 तक ये डेवलप करेगा। गवर्नमेंट के द्वारा स्टैचू ऑफ नॉलेज अंबेडकर जी के लिए डेडिकेट किया जाएगा और इसको इंस्टॉल किया जाएगा। 7 PM मित्र पार्क डेवलप किए जाएंगे। भारतीय रेलवे के द्वारा नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने का टारगेट 2030 तक रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटका में इनॉग्रेट किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु कंडक्टेड द रीजनल लेवल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज इन काकीनाडा आंध्र प्रदेश। तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में सर्च ऑपरेशन, रीजनल लेवल की सर्च और रेस्क्यू एक्सरसाइज की गई। किसके द्वारा इसको कंडक्ट किया गया? आंसर होगा इसको कंडक्ट किया गया इंडियन
कोस्ट गार्ड के द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा जो रीजनल लेवल की सर्च और रेस्क्यू एक्सरसाइज है इसको किया गया। क्या है ये? जब कोई भी आपदा आती है तो उस समय पर हमें रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ती है, रेस्क्यू टीम के काम की ज़रूरत पड़ती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय तटरक्षक ही नहीं काम कर रहा होता, इंडियन कोस्ट गार्ड ही नहीं काम कर रहा होता, और भी दूसरे जो फोर्सेस है वो काम कर रही होती हैं। तो यहाँ पर सबके कोलैबोरेशन से काम चल रहा होता है। तो उसी की एक एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई गई। किसके द्वारा? इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। इंडियन कोस्ट गार्ड को 1978 में फाउंड किया गया। नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है और पठानिया साहब इसके इस समय पर डीजी हैं। और काकीनाडा आंध्र प्रदेश में इस रीजनल लेवल की सर्च और रेस्क्यू एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया गया। जो भी रिसेंटली में हमारे डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अफ्रीका और भारत के बीच में, अफ्रीका के जो देश हैं और भारत है उन दोनों के बीच में एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई गई। एफिंडेक्स इसका नाम रखा गया और पुणे में ऑर्गेनाइज कराया गया। डीआरडीओ के द्वारा एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई गई जिसका नाम ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग इन मिलिट्री प्लेटफॉर्म रखा गया। आईएनएस द्रोणाचार्य जिसको प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत और सिंगापुर के बीच में एक एक्सरसाइज हुई जिसका नाम बोल्ड कुरुक्षेत्र है, जोधपुर में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। भारत और फ्रांस के बीच में एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई गई। लद्दाख में गीता राणा जी को अपॉइंट किया गया है पहली वुमेन कमांड ऑफ आर्मी बटालियन के रूप में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन इन IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023? तो IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने यहाँ पर टोटल 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो कितने स्वर्ण पदक, मतलब कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगर IBA के द्वारा, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा जो वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कराई गई, इसको नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज 2023 में कराया गया, ध्यान रखेंगे। इसमें भारत के 4 गोल्ड मेडल प्राप्त हुए। किसके किसके द्वारा गोल्ड मेडल प्राप्त हुए हैं? तो निखत जरीन आप जान सकते हैं, इनको 50 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने खेला और गोल्ड मेडल प्राप्त किया। आपको बता दूं इनको दूसरा मेडल मिला है, मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं। लवलीना बोरगोहेन, इनको 75 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिला। नीतू गंकास जिनको 48 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिला। स्वीति बुरा 81 किलोग्राम की कैटेगरी में इनको गोल्ड मेडल मिला है। ये 13th नंबर का एडिशन था वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जिसको दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया। IBA मतलब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। 15 मार्च से लेकर 26 मार्च तक इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, When did the International Day of Zero Waste observed? तो शून्य अपशिष्ट का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो शून्य अपशिष्ट का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम 30 मार्च को हर साल ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है जिससे कि हम ज़ीरो वेस्ट उत्पन्न करें, ऐसा बनाएं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है और जो भी ऐसा वेस्ट है जिसको हम नॉन बायोडिग्रेड कर पाए, मतलब डिग्रेड ना कर पाए, उसको खाद के रूप में या मिट्टी के रूप में जो ना कन्वर्ट हो सके, उसका सही से हम मतलब अच्छे तरीके से उसको डिस्पोज कर पाए। कैसे? जैसे मान लीजिए जो भी हमारी स्टील है, जो भी ऐसा प्लास्टिक है, ये ना डिग्रेड नहीं होता आसानी से, तो इसका हम रीयूज़ करें या कुछ और तरीके से यूज़ करें जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को कम लॉस हो। ये अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पर बात करें इसकी थीम की, तो इसकी थीम रही है अचीविंग सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली साउंड प्रैक्टिसेस ऑफ मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 2030 तक जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसको पाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, इसीलिए अवेयरनेस फैलाई जा रही है। जो भी इंपॉर्टेंट डेज रिसेंटली में हमने पढ़े उसको रिवाइज करते हैं।
पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, वर्ल्ड थिएटर डे हमने 27 मार्च को ऑब्जर्व किया। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हमने 24 मार्च को ऑब्जर्व किया। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च। शहीद दिवस या मार्टिन डे हमने 23 मार्च को ऑब्जर्व किया। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हम 21 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हम 20 मार्च को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द T20 फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। तो क्रिकेट के T20 प्रारूप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? तो T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर बन गए हैं, इंटरनेशनल की यहाँ बात की जा रही है, और ये बने हैं साकिब अल हसन। बांग्लादेश के ऑलराउंडर प्लेयर हैं, इनके द्वारा T20 फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा विकेट्स ली गई। ध्यान रखिएगा, साकिब अल हसन ऑलराउंडर हैं और 136 विकेट लेकर इन्होंने यहाँ पर रिकॉर्ड बना दिया है। साकिब की बात करें तो इन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 136 विकेट का आंकड़ा पाया है, और इन्होंने टिम साउदी जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, 134 विकेट उनके द्वारा ली गई हैं, उनको पीछे छोड़ दिया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। वैसे इनकी बात करें तो ये आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर आते हैं, ऑलराउंडर वाली जो रैंकिंग है उसमें। आगे बात करें, जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, WPL मतलब वुमेन प्रीमियर लीग, इसमें मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया 7 विकेटों से, और पहला जो WPL है उसको जीत लिया। सर्जियो पेरेज सऊदी अरब की ग्रैंड प्रिक्स को, कारों की रेस को 2023 में जीत चुके हैं, और रानी रामपाल के नाम पर एक हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया और इसका ये रायबरेली में अवेलेबल है। पंकज आडवाणी दोबारा से एशियन बिलियर्ड्स टाइटल को दमानी से जीत चुके हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द रिसेंटली रिलीज्ड पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स। तो हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स में भारत की क्या रैंक रही है? तो भारत की रैंक इसमें 144 रही है। लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार घटी है भारत की रैंक। लास्ट ईयर भारत की रैंक 138 थी और आर्टन कैपिटल के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। ध्यान रखिएगा, इसमें पहला पायदान यूएई को मिला है, और भारत की रैंक आपको ध्यान रखनी है कितनी रही है, 144 रही है। आर्टन कैपिटल के द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई। तो जो भी रिसेंटली में रैंकिंग और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। दूसरा, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, जिसमें भारत की रैंक 3rd रही सेल्फ मेड बिलियनियर्स की लिस्ट में। पहले पायदान पर चाइना रहा। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक 126 रही। रणवीर सिंह इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी 2022 की रिपोर्ट में बनकर आए हैं। विराट कोहली को इन्होंने पीछे छोड़ा है। ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 13th रही और अफगानिस्तान इसमें टॉप पोजीशन पर है। लिटरेसी रेट इन इंडिया में भारत का बिहार राज्य सबसे पीछे है 61.8% के साथ, और केरला हाईएस्ट पोजीशन पर है 94% के साथ। दिल्ली साउथ एशिया में बेस्ट है एयरपोर्ट, दिल्ली का जो एयरपोर्ट है बेस्ट है स्काईट्रैक्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। सिप्री ने रिपोर्ट जारी की जिसमें यह कहा कि भारत लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है आर्म्स का, वो USA है। भारत की रैंक 8वीं रही मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में दुनिया में। स्विस की एक फर्म है, स्वीडन की एक फर्म है, IQ एयर की रिपोर्ट में ये कहा गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी होस्टेड द फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव। तो किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी की है? आंसर होगा, ये मेजबानी की है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसकी पहले
इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव की मेज़बानी की गई 27 मार्च को। और हमारे इस समय पर माइटी के मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं कौन, रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। ठीक, याद रखिएगा 28 मार्च से लेकर 29 मार्च तक दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स द संसद आदर्श ग्राम योजना। तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू की? आंसर होगा ये लागू की है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट के द्वारा। तो पहला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट के द्वारा संसद आदर्श ग्राम योजना को लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत को बेहतर बनाने के लिए, हाईटेक बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, जिससे कि ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट बेहतर तरीके से किया जा सके। आगे बात करें अगला, और साथ साथ पीपीपी का यूज़ भी इसमें किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी इसमें यूज़ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन अनाउंस द कर्नाटका असेंबली इलेक्शन व्हेन विल द पोलिंग बी हेल्ड हेयर। तो चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव की घोषणा की, यहाँ मतदान कब से होगा? तो चुनाव कर्नाटका में अनाउंस हो चुके हैं और वहाँ पर मतदान होगा, जिसको 10 मई को यहाँ पर अनाउंस किया गया है मतदान की डेट, और 13 मई को यहाँ अनाउंस किया गया है कि 13 मई को आ जाएगा रिजल्ट। और ये आपको बता दूं, चाहे स्टेट का इलेक्शन हो चाहे सेंटर का इलेक्शन हो, ये दोनों इलेक्शन हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही कराए जाते हैं। 10 मई को अनाउंस किया गया कि कर्नाटका असेंबली जो इलेक्शन होगा उसकी वोटिंग होगी और रिजल्ट आ जाएगा 13 मई को। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि राजीव कुमार जी हैं, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया। यहाँ पर बात की जाए जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर इस समय पर बसवराज एस बोमई है, गवर्नर थावर चंद गहलोत है, कैपिटल बेंगलुरु है। और आज के क्विज की बात करें तो आज का क्विज है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट क्लोन्ड देसी गिर फीमेल काल्फ। तो जो गिर है, जो देसी, इसका एक देसी तरीके से मतलब ये देसी है और इसका एक क्लोन्ड किया गया है, पहला क्लोन्ड बछड़ा इसका उत्पन्न हुआ है। उसका नाम क्या रखा गया है, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।